नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और अब बात करते हैं आज के मेहमान की। आज के मेहमान हैं चिन्मय अय्यर, जिनका स्टेज नेम है चिन्मय, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ग्रेजुएट हैं और पिछले 7-8 सालों से संगीत सीख रहे हैं और शास्त्रीय गायन सीखते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं चिन्मय अय्यर जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं चिन्मय अय्यर, जिनका स्टेज नेम है चिन्मय, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और प्योर क्लासिकल सीखते हैं और गाते भी हैं। मैं आइए उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार चिन्मय जी। थैंक यू, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर। धन्यवाद। तो चिन्मय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुझे आप ये बताइए कि आपका जो संगीत का रुझान है जी, वो कैसे आपको हुआ और वो शुरुआत कहाँ से? ओके। तो इसकी बैक स्टोरी ये है कि मेरी जो फैमिली है सब बहुत अच्छे सुनकार हैं। मुझे याद है जब से मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल की उम्र से मेरे घर पे हर टाइप का संगीत बजता था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, गज़ल म्यूज़िक, बॉलीवुड म्यूज़िक, यहाँ तक कि मेरे पिताजी वो वेस्टर्न म्यूज़िक भी बहुत सुनते थे। तो वो सुनते थे जॉन डेनवर को, लोबो जैसे आर्टिस्ट को सुनते थे। और बाकी क्योंकि हम साउथ इंडियंस हैं तो घर पे एम एस सुब्बलक्ष्मी जी के जो भजन स्तोत्र जो होते हैं वो सुबह सुबह बजते थे। एंड तो वही ये छोटी उम्र से ही सुनने का जो एक कल्चर होता है वो मेरे घर पे इन अ सेंस विरासत में ही मिली। हालांकि कोई ट्रेन नहीं है मेरे घर पे। मेरे पेरेंट्स सुनते थे लेकिन किसी ने क्लासिकल ऐसा सीखा नहीं था, बट छोटे उम्र से ही मैं सुनता था एंड अच्छा लगता था गाना बजाना। तो करीब मैं क्लास 3 में था, मैं क्लास 3 में था मैं। एंड उस टाइम तक आते आते मेरा इंटरेस्ट थोड़ा वेस्टर्न म्यूज़िक में आ गया था। तो क्या होता था, मैं स्कूल जाता था एंड वहाँ पर हमें वेस्टर्न म्यूज़िक सिखाया जाता था। वहाँ पर गाने भी मतलब थोड़े पॉप म्यूज़िक ही सिखाते थे। उस टाइम पे कुछ बैंड्स बड़े फेमस थे, ग्रीन डे करके एक था, लिंकिन पार्क था, बैकस्ट्रीट बॉयज़ थे। तो इन सब के गाने हमें स्कूल में सिखाया करते थे हमारी जो टीचर्स थे। तो मैं वो सब गाता था, बड़ा अच्छा लगता था। एंड उस टाइम पे ये भी देखा था कि जो हमारी टीचर है वो पियानो भी बजाती हैं साथ में, तो मुझे वो काफ़ी ऐसे फैसिनेटिंग लगा था कि चलो मुझे भी सीखना ही है। तो मैं स्कूल क्वायर में गाता था, ये सब गाता था मैं, लिंकिन पार्क के गाने गाता था और घर पे मैं पियानो भी सीख रहा था। तो ऐसे थोड़ा ऐसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी म्यूज़िक में। एंड फिर क्या हुआ था, फ्रॉम क्लास 3-4 टिल अबाउट क्लास 6-7 उस टाइम तक मैं वेस्टर्न म्यूज़िक में ही ज़्यादा था। हालांकि मैं इंडियन भी गाता था, बट मैं बॉलीवुड गाता था, थोड़ा वैसे बॉलीवुड गाने गाता था जिसमें थोड़ा क्लासिकल का थोड़ा दिखता था, सेमी क्लासिकल थोड़ा टच रहता था। तो वो सब मैं गाता था एंड टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली काफ़ी प्रशंसा भी करते थे, तो अच्छा भी लगता था। तो थोड़ा क्लास 7 की तरफ अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ था कि मैं कुछ ऐसे अपने कीबोर्ड पे कुछ कंपोज करने की कोशिश कर रहा था वेस्टर्न म्यूज़िक की। एक जैसे मैंने बताया लिंकिन पार्क मैं बहुत सुनता था उस टाइम पे, तो उनका एक गाना था जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं ऐसे ही उसके लाइंस पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। एंड फिर क्या हुआ था कि दूसरे कमरे में मेरी मदर ने पंडित भीमसेन जोशी का राग मियाँ मल्हार चलाया था। एंड शुरू में तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था उस पर, मैं अपना ही जो कर रहा था पियानो पे लगा हुआ था मैं। एंड काफ़ी उसमें से एंग्रॉस था मैं कि आज कुछ अच्छा बनाना है। बट जो मॉम ने चलाया था, पता नहीं क्या थी उसमें, बट क्या बात थी उसमें, बट वो सुन के लगा कि चलो ये अच्छा लग रहा है, ये भी सुन लेते हैं थोड़ा। तो मैं जो भी बजा रहा था वो सब छोड़ के मैं दूसरे कमरे में गया। एंड फिर जो मैंने सुना उसके बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। वो कहते हैं ना कि समथिंग इनसाइड यू मूव्स, तो वैसा वाला एक मोमेंट था मेरे लिए कि जो मैंने सुना उसके बाद ओवरनाइट मेरा सारा इंटरेस्ट ऐसे चेंज हो गया कि वेस्टर्न म्यूज़िक छोड़ो, अगर मुझे गाना बजाना करना है तो मुझे ऐसे एकदम ऐसे मुझे साउंड करना है। क्योंकि जो एक शक्ति मुझे फील हुई थी पंडित भीमसेन जोशी के गाने में, मैंने वैसा ऑनेस्टली कभी कुछ वैसा सुना नहीं था। एंड
मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अगर मुझे गाना बजाना करना है तो यही करना है। तो बेसिकली ऐसे ही स्टार्ट हुआ था मेरा क्लासिकल म्यूज़िक। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये तो जैसे आपका इंटरेस्ट हुआ, जी। आपने सुना क्लासिकल, आपको इंटरेस्ट हो गया, तो उसके बाद फिर आपने फॉर्मल ट्रेनिंग कोई ली है इंडियन क्लासिकल की? जी मैंने लिया है, बट वो थोड़ा बाद में स्टार्ट हुआ। तो ये बेसिकली जो मैंने ये सुना था पंडित भीमसेन जोशी का गाना, हालांकि मैंने उनका पहले भी सुना था गाना, बट उस दिन कुछ ऐसे हुआ था। बट उसके बाद मैं खुद से ही 1-2 साल, 1 डेढ़ साल 2 साल मैं खुद ही सुन के मैं समझने की कोशिश करता था। मैं भीमसेन जोशी का गाना सुनता था, उस्ताद आमिर खान साहब का गाना सुनता था, उस्ताद राशिद खान साहब का गाना सुनता था। शुरू में इन तीनों को ज़्यादा सुना करता था। पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर भी थे जिनको मैं बहुत सुनता था। तो इन सबको मैं सुन के जो एक क्लासिकल थॉट प्रोसेस होता है वो मेरा धीरे धीरे डेवलप होने लगा था। मुझे इसी में ज़्यादा फिर इंटरेस्ट आने लगा था। तो ये सब हुआ था जब मैं बैंगलोर में रहता था। फिर टचवुड अराउंड 2013 मैं दिल्ली आ गया था। एंड जब मेरी एडमिशन हुई थी द इंडियन स्कूल में, मुझे वहाँ पर एक बहुत अच्छी टीचर मिली थी, श्रीमती सुचिस्मिता चैटर्जी, जो पद्मश्री विदुषी सुमित्रा गुहा जी की स्टूडेंट हैं। तो उनसे मैंने जितना भी मेरा टाइम था स्कूल में, उनसे मैंने सीखा है, क्लासिकल म्यूज़िक सीखा था मैंने फ्रॉम क्लास 9 to 12। तो जो मेरा एक प्रॉपर फाउंडेशन है क्लासिकल म्यूज़िक में, आप कह सकते हैं कि उसको ले करने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। चिन्मय जी, ये तो आपने हमें बता दिया कि आपने कब सीखना शुरू करा और कहाँ से सीखा। तो यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ सुनाना चाहें तो। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में ही सुनाऊँगा। तो मेरा एक बहुत फेवरेट राग है, राग यमन। मैं ऑलमोस्ट हर जगह यही गाता हूँ। तो इसी के मैं थोड़े 2-4 लाइन सुना देता हूँ। हाँ जी, जरूर जरूर। चंद्रमा ललाट पर, चंद्रमा ललाट पर सोहे भुज अंगगर सिर जटा झूठा दर कर डमरू बाजे, कर डमरू बाजे चंद्रमा
त्रिशूल बिना कदर, त्रिशूल बिना कदर, अंग सोहे बाघांबर, पार्वतीनाथ शिव शंभो विराजे चंद्रमा। चिन्मय जी, वाह, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। शास्त्रीय संगीत वाकई आपको प्रकृति से जोड़ देता है, एक ऊपर वाला की एक जो असीम ताकत है उससे जोड़ देता है। थैंक यू। तो मैं आपसे यहाँ पे ये सवाल पूछूंगा कि आपका ये सफ़र जो संगीत का सफ़र है जी। फिर ये स्कूल से आगे कैसे बढ़ा? तो जब तक मैं स्कूल के क्लास 12 तक आ गया था तो मुझे पता था कि जो भी मैं करूँगा फ्यूचर में इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि उस टाइम तक ऐसा हो गया था कि 24 घंटे दिमाग में यही चलता था कि राग कैसे बड़ा करना है। बैकग्राउंड में मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो पीछे सरगम चलता था दिमाग में। तो मतलब ऐसा हो गया था कि लाइफ इसी के अराउंड थोड़ा रिवॉल्व होने लगा था। तो उस टाइम तक आते आते मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ थोड़ा मेरा नेसेसिटी भी था उस तरफ थोड़ा ध्यान जाना, क्योंकि कॉलेज एडमिशन तो ज़रूरी होता है सबके लिए। तो उस टाइम पे मेरे जो बड़े भाई हैं वो सीख रहे थे प्रोफेसर राजपाल सिंह से। तो एक दिन मेरे भाई ने मुझे भी गुरुजी के पास ले गए, बोला कि ये मेरा छोटा भाई ये भी गाता है। तो वैसे ही गुरुजी से मैं पहली बार मिला एंड फिर उनसे मेरा प्रॉपर जो ये कह सकते हैं तालीम वहाँ से स्टार्ट हुआ था। इंदौर घराने की जो गायकी है मैं उनसे सीखने लगा एंड तो बेसिकली अभी उनसे मैं 4 साल से सीख रहा हूँ एंड जो रिफाइनिंग होती है गाने की, जो गायकी की, वो उनके अंडर हुई है मेरी, डॉक्टर राजपाल सिंह के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी पहुँच चुके थे और डॉक्टर राजपाल जी से सीखना आपने स्टार्ट कर दिया था, तो उसके बाद आप परफॉर्म भी करते थे कहीं पर? जी, तो यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम पे एक चीज़ होता है ECA करके, ECA कोटा। तो आपको भी पता है कि अभी ऐसा हो रखा है कि एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि कट ऑफ्स इतने हाई है, 97, 98, 99%। तो टचवुड मेरे ठीक परसेंटेजेस आ गए थे 12th में, अराउंड 94 आ गए थे मेरे। बट बहुत जल्दी ये रियलाइजेशन हो गया था कि 94 भी काफ़ी नहीं है कहीं पर भी एडमिशन के लिए। तो तब मेरा ध्यान एक चीज़ की तरफ गया था, ECA कोटा, जिसमें बेसिकली आप अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर आप डांस करते हो, म्यूजिशियन हो, आप डिबेटिंग में अच्छे हो, जो भी आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में टैलेंट है, उसके बलबूते पे आपको एडमिशन मिल सकती है। तो मैंने उस चीज़ की ऑडिशन दी थी। तो दैट वुड बी लाइक मेरा जो पहला एक अच्छे लेवल पे, इट वाजंट मतलब परफॉर्मेंस एग्जैक्टली नहीं था, बट एक टाइप का ऑडिशन था एंड मेरा टचवुड उसमें एक रैंक 4 आ गया था। तो मेरे लिए मैं उसको अपना एक पर्सनल बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। उसके बाद खैर ओवर द कोर्स ऑफ माई 3 years इन कॉलेज मैंने कई जगह परफॉर्म किया है, मल्टीपल कॉलेजेस में, गार्गी कॉलेज में, IIT दिल्ली में, हंसराज कॉलेज में, कई जगह। उसके अलावा जो फेस्टिवल होते हैं जी मेनली यूनिवर्सिटी फेस्ट में परफॉर्म किए हैं। उसके अलावा मैंने फैकल्टी के कंपटीशन में भी परफॉर्म किया था पिछले साल एंड वहाँ भी बाय गॉड्स ग्रेस मुझे प्राइज़ मिल गया था। तो थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया मैंने ज़्यादा। यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जो मतलब जनरली जो लोग हैं इंडिया में, जी, लोग जो लाइट म्यूज़िक होता है उसकी तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सीखना, गाना, लोगों को अट्रैक्ट करना। मतलब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप अगर कोई गिटार उठा के कोई बॉलीवुड नंबर गा देंगे तो 100 लोग आपके पास आके सुनने लगेंगे। अगर आप यही क्लासिकल गाओगे तो हार्डली 20 लोग आपके पास आएंगे जी। तो ये डिफरेंस क्यों है, या मतलब इसके बारे में आपकी क्या सोच है? मेरे हिसाब से मेन प्रॉब्लम एक्सपोजर है और मेन स्ट्रीम मीडिया है। अब जो म्यूज़िक मीडिया ज़्यादा दिखाता है वही लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं।
अगर मीडिया में बॉलीवुड म्यूज़िक ज़्यादा चलता है, बॉलीवुड म्यूज़िक भी अच्छा है, उसकी अपनी एक जगह है, तो जो ज़्यादा पॉपुलर है लोग उसी को प्रेफर करते हैं। अगर लोग छोटी उम्र से ही अगर उन्हें क्लासिकल का एक्सपोजर मिलता, अगर वो 1, 2, 3 साल की उम्र से अगर जैसे मैंने सुना था क्लासिकल एंड उसके साथ में बड़ा हुआ था, अगर ऐसे हर किसी को वैसा ही एक्सपोजर मिले तो आई थिंक हर किसी को शास्त्रीय संगीत से प्यार होगा। बात यह है कि हम किस चीज़ से एक्सपोज होते हैं। अब क्लासिकल की तरफ एक्सपोजर कम है मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो यही रीज़न कह सकते हैं। लोगों से अटैच नहीं हो पाते। जी, आप जो सुनेंगे आपको वही पसंद आएगा। आपने ये भी देखो, कई बार ऐसे गाना हम पहली बार सुनते हैं, कभी उतना अच्छा नहीं लगता पहली बार में, बट 2-3 बार सुनने के बाद वो थोड़े से ज़ुबान पे चढ़ जाती है। वैसे ही आई थिंक हर चीज़ के साथ ही है, जो आप छोटी उम्र से ही सुनते हो, जिस चीज़ से आप छोटी उम्र से ही जिस चीज़ से आप एसोसिएट होते हो, आपका इंटरेस्ट भी उसी की तरफ हो जाता है एक तरीके से। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जब हम बच्चे को जिस शेप में डालना चाहेंगे वो उसी शेप में रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा चिन्मय जी कि आप म्यूज़िक को लेके अपना फ्यूचर में क्या सोचते हैं? मैंने बहुत पहले सोचा था कि मुझे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना है। अभी भी मुझे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनने में इंटरेस्ट तो है, आई वुड लव टू बी अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, बट मेरे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, मुझे थोड़े वॉइस के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मेरा वॉइस थोड़ा अनरिलायबल है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसकी वजह से मेरे को जल्दी रियलाइज़ हुआ कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनने का जो एक सपना है वो इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल कंसिडरिंग जो मेरा करंट सिचुएशन है वॉइस का। तो थिंकिंग प्रैक्टिकली मेरे को टीचिंग में बड़ा इंटरेस्ट आ गया। मुझे ये फील होता है कि जो शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए जो एक माइंडसेट होता है, जो एक अप्रोच चाहिए होता है, आई फील कि मे बी आई वुड बी एबल टू फिट दैट रोल वेरी वेल। तो एज ऑफ नाउ मैंने जो सोचा है, मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे शास्त्रीय संगीत सिखाना है, एंड अगर इफ़ गॉड विलिंग देन मे बी सम डे आई कुड इवन बी अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, अगर गले का थोड़ा इशू रिजॉल्व हो जाता है तो। आपकी जो ये छोटी सी अभी जर्नी है उसके बारे में हमने इतनी सारी बातें करी हैं, तो मेरे मन में एक सवाल ये आया है कि मतलब आप जो संगीत सीख रहे हैं या संगीत को जो भी गाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है आपके इस म्यूज़िक के ऊपर? टच वुड, शुरू से ही फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। बचपन में मुझे पियानो सीखना था तो उन्होंने पियानो क्लासेस में भर्ती करा दिया। बाद में शास्त्रीय संगीत में इंटरेस्ट हुआ, उसमें भी भर्ती करा दिया। ऑनेस्टली मैंने जिस भी चीज़ में मुझे कभी किसी भी पॉइंट में इंटरेस्ट रहा हो, फैमिली ने हर चीज़ में सपोर्ट किया है। बीच में मुझे कराटे का भी बड़ा इंटरेस्ट था तो मैं उसके क्लासेस भी जाता था, उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया था। तो आई कांट बी मोर ग्रेटफुल that I have a family which supports me in whatever I choose to do। हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको एक तरफ तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि दूसरी तरफ तो आप अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि आपने कभी ये जो रियलिटी शोज़ होते हैं टीवी में कभी ट्राई करा है? मैंने नहीं किया है ऑनेस्टली। उसके क्या रीज़न है? आई थिंक रियलिटी शोज़ में एक तो वो पूरा एक फार्स है, पूरा नकली होते हैं रियलिटी शोज़, लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो रियलिटी शोज़ में नो रियलिटी है ऑनेस्टली। तो क्या था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो हमारे म्यूज़िकल फैकल्टी के हैं, तो वो बचपन से ही उनको गाने बजाने का उनको मौका मिला है, सीखने का मौका मिला है। एंड ऐसे कई लोगों ने इंडियन आइडल जैसे शोज़ में और भी शोज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एंड वहाँ पर जाके वो अपनी एक नई कहानी बताते हैं कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड जबकि उन्हें एक्चुअली बचपन से सपोर्ट मिला होता है। तो रियलिटी तो ऑफ कोर्स बिल्कुल है नहीं ऐसे शोज़ में, बट बिसाइड्स दैट आई थिंक रियलिटी शोज़ में इट्स मोर टुवर्ड्स कमर्शियल म्यूज़िक, बॉलीवुड म्यूज़िक या फिर थोड़ा सेमी क्लासिकल, इन चीज़ों में। मेरा इंटरेस्ट इज़ मोर टुवर्ड्स प्योर क्लासिकल म्यूज़िक। तो मेरा सपना है नॉट टू परफॉर्म इंडियन आइडल जैसी जगहों पे, बट रादर जैसी जगह होती है डोवर लेन म्यूज़िक फेस्टिवल या सवाई गंधर्व हो गया या तानसेन समारोह, मे बी समडे किसी दिन फ्यूचर में अगर ऐसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का मौका मिला तो मेरा वही सपना रहेगा।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जो दिल्ली में गंधर्व महाविद्यालय है, जी। आपने क्या कभी वहाँ सीखने के लिए ट्राई करा? मैंने वहाँ नहीं सीखा है, बट गंधर्व महाविद्यालय की बहुत अच्छी फैकल्टी है। पंडित मधु मुदगल हैं वहाँ के प्रिंसिपल, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही बड़े कलाकार हैं वो देश के। बट नहीं, मैं अभी अपने गुरुजी से सीखता हूँ मैं। एंड कभी मुझे वो ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं कहीं और सीखूं। फैकल्टी से मैं सीखता हूँ, गुरुजी से सीखता हूँ। अच्छा चिन्मय जी, हम अपनी बातचीत के आखिरी दौर में यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है या जो शास्त्रीय संगीत जो आप सीखते हैं, उसके बारे में, मतलब उसके लिए आप लोगों को अगर कुछ कहना चाहें तो कोई। जी बिल्कुल, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर बचपन से लोगों को शास्त्रीय संगीत, नॉट एज शास्त्रीय संगीत बट जस्ट एज संगीत, एक अलग टाइप का म्यूज़िक, मतलब नॉट इवन एज अलग टाइप का म्यूज़िक, बस उसको म्यूज़िक की तरह अगर पेश किया जाए लोगों को, तो आई वेरी स्ट्रांगली फील कि हर कोई इस संगीत को पसंद कर सकता है। एंड क्लासिकल म्यूज़िक में, शास्त्रीय संगीत की जो एक ख़ास बात यह है कि आप जितनी भी बार आप इसको सुनते हो, एक नयापन रहता है इसमें। जैसे अभी मैंने थोड़ा राग यमन सुनाया था, तो अगर आप 50 अलग कलाकारों का राग यमन सुनेंगे, एंड अगर वही कलाकार राग यमन 5 अलग दफ़ा गाता है, तो हर बार वही राग यमन अलग सुनाई देता है। और ये चीज़ आपको लाइट म्यूज़िक, फिल्मी म्यूज़िक में ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगा कि अगर कोई कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, अगर कोई 50 बार गाएगा, 50 बार आपको एक ही जैसा लगेगा। बट क्लासिकल म्यूज़िक हर बार अलग लगेगा आपको। अच्छा चिन्मय, मैं आपसे यहाँ पे मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम चिन्मय जैसे और आर्टिस्ट को आपके सामने पेश कर सकें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चिन्मय ने जो बातें कही शास्त्रीय संगीत के लिए, वो बहुत ही अच्छी बातें थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका म्यूज़िक सुन के। तो मैं चिन्मय जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम अपने इस बातचीत का जो एंड है वो भी एक म्यूज़िक से ही करें, तो आप प्लीज़ हमें कुछ सुनाइए। जी बिल्कुल, एक छोटा सा सुना। मैं थोड़ा राग वृंदावनी सारंग सुनाने की कोशिश करता हूँ। जाऊँ मैं धोबे बलिहारी, 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 जाऊँ मैं धोबे बलिहारी,
तूने मेरो मन हर लीनो जाऊँ मैं धोबे बलिहारी तूने मेरो मन हर लीनो रे जाऊँ मैं धोबे बलिहारी रे गरीब की ये इच्छा पूरन कर दो गरीब की ये इच्छा पूरन कर दो गरीब की ये इच्छा पूरन कर दो तुम तो गरीब नवाज जाऊँ मैं धोबे बलिहारी जाऊँ मैं धोबे बलिहारी जाऊँ मैं जाऊँ मैं जाऊँ मैं जाऊँ मैं जाऊँ मैं जाऊँ मैं धोबे बलिहारी जाऊँ मैं धोबे बलिहारी निजरे मामा मरे माबानी माबानी नि मामा रे माबानी जरी निजा बनी बनी मामा रे जनी जाऊँ मैं धोबे बलिहारी सारे माबानी नि बामा रे माबानी जानी निजा बसा जानी बामा रे माबानी मानी बामा रे जानी जाऊँ मैं धोबे बलिहारी मामा बा मामा बा माबानी नि बामा रे रे मामा रे मामा रे मापा बा माबानी नि बाबानी नि दा पाबानी जरी जानी दा बसा जानी बामा रे माबानी मानी नि बामा रे जानी जाऊँ मैं धोबे बलिहारी जाऊँ मैं धोबे बलिहारी जाऊँ मैं धोबे बलिहारी जाऊँ मैं धोबे बलिहारी धोबे बलिहारी धोबे मैं अपने दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने हमें इतना सराहा इतना देखा उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा धन्यवाद।